ओके सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं बेटा सबसे बढ़िया तरीका, सबसे आसान तरीका। आप लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ के गए थे, याद है आपको? ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था क्वांटम नंबर्स पे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपेयर किए थे क्वांटम नंबर्स, सही है? चलो बहुत अच्छे प्यारे दोस्तों। तो क्वांटम नंबर्स कितने टाइप्स के थे? क्वांटम नंबर्स थे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। पहले टाइप में आप क्या पढ़े थे? पहले टाइप में पढ़े थे मेन क्वांटम नंबर, उसके बाद आया था एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद मैग्नेटिक, उसके बाद स्पिन, NL/ms। क्लियर? ये हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं ऑलरेडी। आज के सेशन में हम पढ़ाई करेंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में कैसे रखना है। इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में कैसे रखना है ना, वो अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में कैसे रखना है, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते समय आपको 3 रूल की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। उसमें होगा हुंड्स रूल, ऑफबाउ रूल, और तीसरा जो होगा वो होगा पाउली रूल। तो दोस्तों ये 3 रूल आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। अगर इन 3 रूलों को आपको समझ हो गया तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखो कैसे कौन से रूल्स को ध्यान से देखना है, करना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हुंड रूल से। अब हुंड्स रूल क्या बताता है, पहले रूल समझ लो। हुंड्स रूल, तो सबसे पहली बात याद रखना, हुंड्स रूल सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल्स पे लागू होता है। सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल्स पे लागू होता है। हुंड्स क्या बताते थे? हुंड्स बताते थे, मान लीजिए कि ये हुआ 2px, ये हुआ 2py, ये हुआ 2pz। हुंड ने क्या बताया? हुंड ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन को आपको रखना हो तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपको रखना है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। आपको 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीटली रखने हैं। तो आप कैसे रखोगे? अपना लॉजिक आप ऐसे लगाना है। आप अपना लॉजिक ऐसे लगाओगे कि आप ऐसा कर दिए, पर ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है। आप ऐसा सोच रहे थे पर ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है? ध्यान से देखो, आपको क्या करना है? बेसिकली आपको यहाँ पे ये 2px, ये 2py, ये 2pz हुआ बच्चों। तो देखना 4 इलेक्ट्रॉन को रखना था ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए सबसे पहले सब ऐसे रखो, मतलब सब अनपेयर रखो। उसके बाद पेयरिंग शुरुआत करो। सबसे पहले क्या करो? अनपेयर रखो सब। उसके बाद क्या करो? पेयरिंग शुरुआत करो। जब पेयरिंग करना हो तो दोनों एरो वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे होना चाहिए। मान लीजिए कि ये d ऑर्बिटल है, ये dxy है, dyz है, dxz है, dx² - y² है, ये dz² है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स है। ध्यान से देखो, अब ये 5 ऑर्बिटल्स में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। तो आप कैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखोगे? तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये 8। सही है, दिमाग में चला गया दोस्तों। तो ध्यान से देखो कैसे हमने 8 इलेक्ट्रॉन को भरा, कैसे हमने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरा। तो ये हुंड्स का रूल था। हुंड बताते थे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को अनपेयर रखो, सब ऑर्बिटल में एक-एक रखो, उसके बाद उसे पेयर करो। उसके बाद उसे क्या करो? पेयर करो। तो ये उसका हुंड का रूल था, जो बहुत आसान रूल था। आई एम श्योर आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा।
अब देखो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको क्या बताते हैं। पाउली का जो प्रिंसिपल था ना बेटा, वो बिल्कुल हुंड के प्रिंसिपल की तरह ही था, पर थोड़ा डिफरेंट था। क्या डिफरेंट था? हुंड ने ऐसा बता दिया, अब पाउली ऐसा बताते हैं सेम कंसेप्ट को। मान लीजिए ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। आप लोगों को यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप कैसे भरोगे ताकि उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो मैक्सिमम आए। उसका स्पिन क्वांटम नंबर कैसे आए? मैक्सिमम आए। अब देखो मान लो, चलो पहले 3 की बात कर लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन को भरना है, आपको वैसे भरना है ताकि स्पिन क्वांटम नंबर मैक्सिमम आए। इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है ताकि स्पिन क्वांटम नंबर कैसा आए? मैक्सिमम आए। अब 3 भरना है, मान लो आपने ऐसा भर दिया, तो यहां पे देखो स्पिन क्वांटम नंबर कितना आया, इसका +1/2, इसका -1/2, तो ये तो निकल गया। इसका +1/2 मतलब कि स्पिन क्वांटम नंबर आया +1/2। अब पाउली ने बताया आप ऐसे नहीं भर सकते जो हुंड बताते थे, पर पाउली ने थोड़ा अलग तरीका बताया कि स्पिन क्वांटम नंबर मैक्सिमम आए उस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरो। लगाओ हैशटैग, इसको लगाओ हैशटैग, करना कुछ नहीं है, स्पिन क्वांटम नंबर मैक्सिमम आए उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को भरो। अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, 2px, यहाँ पे 2py, यहाँ पे 2pz। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, पाउली ने बताया 3 इलेक्ट्रॉन को रखना है, एक को ऐसे रखो, एक को मैंने रखा मानो ऐसे, एक को रखा ऐसे। देखो ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? यहाँ पे इसका +1/2, इसका -1/2, इसका +1/2, ये कैंसिल आउट, इसका आंसर भी +1/2 आया, मैक्सिमम नहीं आया। मुझे तो मैक्सिमम लाना है आंसर, तो कैसे लाएंगे? तो एक ही टेक्निक बचती है, 2px, 2py, 2pz सबको एक स्ट्रेट लाइन में रख दो, एक स्ट्रेट स्ट्रिंग में रख दो, +1/2, +1/2, +1/2, कुल मिला के 3/2 मैक्सिमम स्पिन इसमें आया। मतलब कि पाउली के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरा जाता है, जो हुंड भी यही बताते थे कि इलेक्ट्रॉन को भरने की टेक्निक है, सबसे पहले सेम स्पिन में रख दो, उसके बाद पेयरिंग शुरू करो। पेयरिंग शुरू करते वक्त ध्यान रखना है एक ऑर्बिटल में कभी ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा उसका स्पिन डाउन होना चाहिए। बस ये चीज आप ध्यान रखो। तो इसके साथ पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी खत्म हो गया। अब लास्ट चीज बचती है aufbau, जो मैं आपको करवा रहा हूं। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो फटाफट से, उसके बाद हम वहां पे काम करेंगे aufbau। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देख रहे हैं कि aufbau ने क्या बताया। लास्ट रूल है, ध्यान से देख लेना। aufbau ने बहुत आसान वाला आपको रूल समझाया है। aufbau ने क्या बताया? aufbau ने बताया इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां पे एंटर होता है? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर होता है लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां पे एंटर होता है? लोवेस्ट एनर्जी लेवल। सही है। अभी आपको क्वेश्चन होगा ना कि लोवेस्ट एनर्जी लेवल कैसे फाइंड करना है, तो ध्यान रखना, ये 1s, ये 2s, यहाँ पे 2p, उसके बाद 3s, 3p, 3d, उसके बाद 4s, 4p, 4d, 4f। बस इतने ध्यान से रखो ना, तो आप हर कोई एलिमेंट के लिए लिख पाओगे जितना आपको सिलेबस में है। सबसे पहले ऐसे एक लाइन बनाओ, उसके बाद एक ऐसी लाइन बनाओ, उसके बाद एक ऐसी लाइन बनाओ, इसके बाद एक ऐसी लाइन बनाओ, इसके बाद एक ऐसी लाइन बनाओ। इसे साबित क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s पे जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s पे जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3s पे जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा। अब ध्यान रखो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4s पे जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3d की एनर्जी
3D की जो एनर्जी होती है वो 4s से ज़्यादा होती है। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, उसके बाद 3D में जाता है। तो सबसे पहले ये 3 रूल्स ध्यान से देख लो। कल मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है वो आपको समझाऊंगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू लाइक द लेक्चर, कमेंट द लेक्चर। ओके, कल फिर मिलेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। In other videos, we introduced ourselves to the idea of orbitals, and these are various orbitals in their various subshells that you could find in various shells of an atom. And in this video, we're going to get a little bit more practice with electron configuration. In particular, we're going to expose ourselves to the idea of the Aufbau principle. Now, Aufbau comes from German, means the building principle. It's a very useful way of thinking about electron configurations past calcium. Let's just get a little bit warmed up. What is the electron configuration of neon? Pause this video and think about it, and as a hint, I will give you the periodic table here. All right, well, neon has an atomic number of 10, and if we're talking about a neutral neon atom, it's going to have 10 electrons, and so the first two will fill that first shell, so we have 1s2, and then the next two are going to fill the 2s subshell in your second shell. So then you're going to have 2s2. And then we have 6 more electrons to get to 10. And that's now going to fill your 2p subshell. So 2p6. And so what's the order of the subshells that we just filled? Well, first we filled 1s. Then we filled 2s. Then we filled 2p. And you can also see that in the periodic table of elements. In this first row, you're filling that first shell. In this second row, or this second period, you are filling that second shell. Now, what's going to happen if we were to go to, say, argon? So if you're going to go to argon, what will that electron configuration look like? Pause the video and think about that. Well, we can use the noble gas configuration or the noble gas notation. We could say, all right, we're going to be building off of neon. So we're going to have the electron configuration of neon, but then we're going to add electrons into our third shell. So from neon, we would then add 2 electrons into the 3s subshell, 3s2. And then to get to 18 electrons, we're at 12 right now, we're going to have 6 more that are going to be in the 3p subshell. So 3p6. So on this diagram over here, we went from 2s to 2p to fill up neon. And then as we went to argon, we go to 3s to 3p. Now, what would be the electron configuration of calcium? Pause the video and think about it. All right, well, calcium has 20 protons, so a neutral calcium would have 20 electrons. So 2 more electrons than argon. So we can build off of argon. And where are those electrons going to go? And this is where the Aufbau principle is interesting. There is indeed a 3D subshell, but in the case of calcium, instead of those 2 electrons being in the 3D subshell, they end up in the 4s subshell. So calcium's electron configuration is the same as argon, and instead of it being 3d2 here on top of that, it goes straight to 4s2. And so that's why I was drawing this diagram like this, and you'll often see that in an introductory chemistry class. You fill 1s first, no surprises, you're filling in that first shell. Then you fill 2s, then you fill 2p, and you filled your second shell. Then you go to 3s, once again, no surprises. Then you go to 3p. Now this is the surprise and why this Aufbau diagram is useful. For electron configuration purposes, if you're thinking about potassium or calcium, the extra electrons are now going to go in the 4s subshell. So now let's think about what the electron configuration of scandium would be. Pause this video and think about that. Well, scandium has 1 more proton than calcium, has 21 protons, and if it is neutral, it's also going to have 1 more electron relative to a neutral calcium atom. And so it could have a similar electron configuration, so we could base it off of argon. We have 2 electrons
in the 4s subshell. So I'll write 4s2, and the Aufbau principle would describe that. And the Aufbau principle, this little diagram would say, all right, that other electron is going to be in the 3d subshell. So you do 3d1. And this is indeed an accurate electron configuration for scandium. Now, the Aufbau principle makes you think that you're filling 4s first, and then you are starting to fill 3d if you're actually building up a scandium atom. And that's actually taught in most chemistry books and in most classes. But actually, if people start with a scandium nucleus that has 18 electrons, so that would have a positive charge, when they add that first electron, it actually does not go to 4s. It goes to 3d. So this electron actually gets added first if you're actually thinking about building. But I don't want to confuse you too much. In this video, we're just thinking about the electron configuration, and for that, Aufbau can be very useful. Now, for electron configuration purposes, 3d, you then go to 4p, and then you then go to 5s, and that's why you might see this type of a diagram once again in your traditional first-year chemistry books. So the big takeaway here is the Aufbau principle that you'll learn, this type of diagram, it's useful for electron configuration. And it might be useful to think about it as you're building these atoms electron by electron. But if you really want the precise, accurate truth once you get beyond calcium, it gets a little bit more complicated. Now, one other thing that I want you to appreciate based on what we just learned is patterns in the periodic table of elements. So for which elements are we building out our S subshell? Well, you could see that for all of these elements right over here, these first two columns, we're building out our S subshell. Now, it looks like something is missing there. Is there something else that builds out our S subshell? Well, from that point of view, we could actually think of helium as being right over here, because helium, we're building out that 1s subshell. And because of that, all of these elements right over here, we say that they are in the S block. Now, which elements are building out their P subshells? Well, all of these elements right over here are building out their P subshells, or have it fully built out. And because of that, all of these elements, we call these the P block. And these elements in the middle right over here, scandium is one of them, they are called the D block. Now, one reason why folks might have called the D block is if you really imagine the Aufbau principle as building up atoms, it might be tempting to say, oh, well, we're building in the fourth row here, we're building the 3D subshell, or in the fifth row here, we're building the 4D subshell. Now, we now know that that actually isn't true, but from electron configuration point of view, it can appear that way. And so that's why it is called the D block. And I will leave you there.